अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। सबसे पहले खबर शामिल करें। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का बयान। कहा, पाकिस्तान की सलामती से निमटने के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं, शहरियों की हिफाजत और सलामती के लिए इकदाम की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजबूत बनाने के लिए मदद फराहम की जाती है। अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश में रा के मुलविस होने पर नायब तर्जुमान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, भारतीय हुकूमत से जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा करते हैं। भारतीय तहकीकाती कमेटी काम कर रही है, हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत से मामले पर अपडेट ले रहे हैं, खदशात से भारतीय हुकूमत को बराह रास्त आगाह करते रहेंगे। आपको बता रहे हैं, वेदांत पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, भारतीय तहकीकाती कमेटी काम कर रही है, हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मजीद कहा, इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजबूत बनाने के लिए मदद फराहम की जाती है। अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश में रा के मुलविस होने पर नायब तर्जुमान का रद्द-ए-अमल सामने आया। कहा, भारतीय हुकूमत से जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का मिस्री सदर और अमीर कतर से राब्ता हुआ है। जो बाइडन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट में कहा कि मैंने गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई को महफूज बनाने के लिए मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ कॉल पर राब्ता किया। अमरीका मिस्र और कतर के साथ मिलकर मुआहदे की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। अमरीका हमास के ज़ेरे हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए तमाम कोशिशें बरवकार लाएगा, जो कि अब फौरी जंगबंदी और गजा में शहरियों के लिए रिलीफ की राह में वाहिद रुकावट हैं। आपको यहाँ पर बता रहे हैं, अपडेट करें आपको, यरगमाली फौरी जंगबंदी और गजा में शहरियों के लिए रिलीफ की राह में रुकावट है। अमरीकी सदर जो बाइडन का मिस्री सदर और अमीर कतर से राब्ता हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी का मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने मजदूरों की तारीखी जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि मेहनत कश तबके को महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। मेहनत कशों के बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात के लिए इकदाम किए जाएं। मजदूरों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए पॉलिसियों के अमल दरामद में रियासत का अहम किरदार है। मजदूरों को जरूरी तरबियत और हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनाना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है वफाकी और सूबाई हुकूमतें मजदूरों के हकूक के लिए किरदार अदा करेंगी। कौमी तरक्की में मेहनत कशों का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। आपको बताएं, सदर आसिफ अली जरदारी का बयान सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम। उन्होंने कहा, तमाम मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मेहनत कश पाकिस्तान की तरक्की के लिए खून पसीना बहाते हैं। महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। मजदूरों के हकूक से मुतल्लिक जल्द कौमी लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजदूरों के आलमी दिन पर अपना पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा, मजदूरों के हकूक से मुतल्लिक जल्द कौमी लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। तमाम मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मजीद कहा, मेहनत कश पाकिस्तान की तरक्की के लिए खून पसीना बहाते हैं। महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे हो गई। डीजल फी लीटर 8 रुपए 42 पैसे सस्ता, नई कीमत 281 रुपए 96 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल फी लीटर 5 रुपए 63 पैसे सस्ता हुआ है। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां थाना दरख्शां पुलिस की शराब सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत की इंग्लिश शराब बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई सबा कमर्शियल एरिया की हदूद में की गई है। मुलजिम के कब्जे से लाखों मालियत के 48 अदद मुतादिद इंग्लिश शराब बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम का मुख्तलिफ एरिया में इंग्लिश शराब सप्लाई करने का इंकिशाफ हुआ है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है।
FBI ने टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वाले 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वाले 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए निशानदेही कर ली है। ये अफराद FBI एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शंस किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। टैक्स न दहिंदगान की सिम्स बंद करने के लिए PTA और तमाम टेलीकॉम कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। टेलीकॉम कंपनियों और PTA को अमल दरामद रिपोर्ट 15 मई तक जमा कराने का पाबंद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस खत अज खुद नोटिस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि माजी में जो हुआ सो हुआ, अब नहीं। अदलिया में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये कैसी रियासत है जहां फोन सुनना भी आसान नहीं। इस इशू को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं है। जो बोल पड़ता है उसके साथ 6 जजेस जैसा सलूक होता है। जब रियासत जारहियत पर उतर आए तो कोई शहरी लड़ नहीं सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जो जजेस दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, जज की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। इसी हवाले से इस्लामाबाद से बशारत राजा रिपोर्ट करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 6 जजेस के खत से मुतल्लिक अज खुद केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हाई कोर्ट की सिफारिशात और तजावीज पढ़ने की हिदायत की, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि यह सिफारिशात या तजावीज नहीं बल्कि चार्जशीट है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं अदालत के माजी का जिम्मेदार नहीं। माजी में हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत के नताइज अच्छे नहीं निकले, हमने मुदाखलत नहीं करनी। चीफ जस्टिस से पूछा कि क्या हाई कोर्ट खुद इकदामात नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बिल्कुल हाई कोर्ट खुद इकदामात कर सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जजेस जो कह रहे हैं मुदाखलत एक मुसलसल जारी मामला है, हमारा कोई रिस्पांस नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की आजादी के लिए बाइख्तियार होना भी जरूरी है। मॉनिटरिंग जज की तैनाती और एजेंसियों पर मुश्तमिल JIT की तश्कील भी मुदाखलत थी। कोई बता सकता है कि किस तरह इस अदालत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। जब से चीफ जस्टिस बना एक भी मुदाखलत का मामला मेरे पास नहीं आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें मुदाखलत के सामने एक फायरवॉल खड़ा करना होगा, हमें मसले को हल करना होगा। आज हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। मसाइल अंदरूनी हो या बैरूनी, आज मौका है हल करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जस्टिस बाबर सत्तार से मुतल्लिक सोशल मीडिया कैंपेन का तज़किरा करते हुए कहा कि हुकूमती इदारों के पास मौजूद जजेस का डाटा लीक होना दुरुस्त नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जो मुदाखलत के खिलाफ खड़ा नहीं होता उसे जज की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और उनकी काबीना है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने फैजाबाद धरना का तज़किरा करते हुए कहा कि लिख कर दिया था कि जनरल फैज हमीद इसके पीछे थे, ताहम मामला बाद में छोड़ दिया गया। ब्यूरोक्रेसी को भी फोन आते हैं जो दबाव बर्दाश्त करते हैं और OSD बना दिए जाते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर अदलिया अपने दरवाजे न खोले तो दबाव नहीं होगा, जो दरवाजे खोलते हैं इनके खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए। जब कोई जज बोलता है उसके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का इतना बड़ा फैसला आया, हुकूमत ने क्या किया। अटॉर्नी जनरल बोले कि इसमें कई साबिक जजेस भी मुलव्विस हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि साबिक चीफ जस्टिस हो या मौजूदा, कार्रवाई करें, एहतसाब तो होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुदाखलत का दरवाजा बंद करने के लिए निजाम बनाना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है, जो कहते हैं कि हमें जान से मार देने की धमकियां आती हैं। चीफ जस्टिस ने तमाम फ्रीकैन को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 7 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। अदलिया में मुबज्जिना मुदाखलत का केस, हाईकोर्ट की तजावीज़ सामने आ गई। अदलिया में मुबज्जिना मुदाखलत के केस में मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और कोयटा हाई कोर्ट की तजावीज़ सामने आ गई हैं। अदलिया ने जजेस के काम में मुदाखलत को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तजवीज़ दी है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई मामले का हल नहीं। नामुनासिब मुदाखलत की शिकायत पर पार्लिमानी कमेटी मुतबादिल फोरम के तौर पर कार्रवाई कर सकती है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि एजेंसी के अफसरान की जजेस के साथ होने वाली मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। जजेस की फोन कॉल्स रिकॉर्ड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर तौहीन अदालत कार्रवाई न करने की वजाहत भी दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपनी तजावीज़ में कहा है कि तौहीन अदालत का दायरा इख्तियार सिर्फ पीछे की तरफ देखना और नतीजा सिर्फ सजा है। तौहीन अदालत की कार्रवाई मामले का हल नहीं, नामुनासिब मुदाखलत की शिकायत पर पार्लिमानी कमेटी मुतबादिल फोरम के तौर पर कार्रवाई कर सकती है। लाहौर हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई तजावीज़ सामने आ गई। जजेस में ग्रोहबंदी या तकसीम के तासुर को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। एजेंसी के अफसरान के जजेस के साथ होने वाली मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुस्तकिल एक सेल बनाया जाए जो ऐसे वाकयात का बर वक्त तदारुक करेगा। तजवीज दी गई कि जजेस की फोन कॉल्स रिकॉर्ड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। पेशावर हाई कोर्ट का कहना है कि जब कोई जज हलफ लेता है तो किसी भी किस्म का दबाव ना लेने की कसम खाता है। जज के हलफ में है वो दबाव में आएगा, ना इंसाफ की फराहमी में मुदाखलत बर्दाश्त करेगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तजावीज में कहा गया है कि अदालती उमूर में मुदाखलत पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। मुदाखलत का मामला इंतजामी तौर पर या तौहीन अदालत नोटिस के तहत हल किया जा सकता था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं, अपने मामलात में खुद मुख्तार हैं। सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस के बाद मामला हमेशा के लिए हल किया जाना चाहिए। जजिस को रियासती इदारों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। सिंध हाई कोर्ट की तजावीज में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत पर इंक्वायरी और इदारा जाती रद्द-ए-अमल आना चाहिए। जजिस पर इल्जाम लगाने और धमकाने वालों के खिलाफ कई कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। मुदाखलत की नौयत के मुताबिक अदलिया का इदाराती रद्द-ए-अमल भी दिया जा सकता है। जजिस से एग्जीक्यूटिव के ओहदेदारों के बराह रास्त राबतों पर पाबंदी होनी चाहिए। हाई कोर्ट्स के मॉनिटरिंग जजेस को ऐसे वाकयात पर नजर रखनी चाहिए। सेनेटर फैसल बाबडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की मुबज्जिना अमरीकी शहरियत से मुतल्लिक मालूमात तलब कर ली। फैसल बाबडा ने मालूमात के हसूल के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को अपने ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक आगाह करने की खतो किताबत सामने लाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालत आलिया में बतौर जज तैनाती से कबल अपने ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को आगाह किया था। जस्टिस बाबर सत्तार के बीवी बच्चे पाकिस्तानी और अमरीकी शहरियत रखते हैं। 2021 तक जस्टिस बाबर सत्तार के बीवी बच्चे अमेरिका में रह रहे थे, जो उनके जज बनने के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। 2005 में जस्टिस बाबर अमरीकी लॉ फर्म की मुलाजमत छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं कि गंदम बहरान मौजूद है, जिसकी जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने वालों पर आयद होती है, मगर बहरानी कैफियत के बावजूद हुकूमत छोटे काश्तकारों की मुकम्मल सपोर्ट करेगी। उधर अपोजिशन ने हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। ऐवान में बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन ने माल रोड पर किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए धरना दे दिया। तफसीलात देखिए मजीद इस रिपोर्ट में। स्पीकर पंजाब असेंबली की ज़ेर सदारत 3.5 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में गंदम खरीदारी की हुकूमती पॉलिसी से ऐवान को आगाह करते हुए वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि हुकूमत को छोटे काश्तकारों के मसाइल का बखूबी इदराक है और इसे हर सूरत सपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने हालिया बहरान की जिम्मेदारी निगरान दौर में दरामद की गई 23 लाख मीट्रिक टन गंदम पर आयद कर दी और कहा, इस हवाले से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ऐवान के सामने रखेंगे। पॉलिसी बयान आने के बाद अपोजिशन ने इस पर बात करने की इजाजत चाही, जिस पर स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये कहते हुए मुलतवी कर दिया कि गुज़िश्ता 4 रोज से इस मसले पर तफसीली बहस हो चुकी है। बहस की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन लीडर की ज़ेरे सरबराही अपोजिशन अरकान ने माल रोड पर एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत के पास किसान को देने के लिए कुछ नहीं। ऐवान में बताई गई पॉलिसी के खद्दोखाल इंतहाई मुबहम हैं। कुछ देर तक माल रोड पर धरना देने के बाद अपोजिशन अरकान पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर जमात इस्लामी के कारकुनों का किसानों के हमरा पंजाब भर में एहतजाज। पुलिस की मुतअद्दिद शहरों में जबरदस्ती एहतजाज रोकने की कोशिश। सदर किसान इत्तेहाद समेत दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रहनुमाओं ने कहा, हुकूमत ने किसान दुश्मन पॉलिसी न बदली तो पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। साहिवाल में एहतजाज करने पर किसान इत्तेहाद के 28 वर्कर्स को डीसी साहिवाल के अहकामात पर 7 रोज के लिए सेंट्रल जेल भेज दिया गया। लिया में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतिमाम किसानों के हक में एहतजाजी मुजाहिरा और रैली का इनेकाद किया गया। कचहरी रोड पर डीसी ऑफिस के करीब एहतजाजी मुजाहिरे में किसानों ने भरपूर शिरकत की।
सादिक आबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। खानपुर में दरख्वास्ती चौक पर एहतजाज किया गया। पुलिस ने मुंतशिर किया तो मुजाहिरीन प्रेस क्लब पहुंच गए। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने प्रेस क्लब के सामने किसानों के एहतजाज को जबरदस्ती रोक दिया। किसानों का फयाज पार्क में एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फैसलाबाद में पाकिस्तान किसान बोर्ड, जमात इस्लामी समेत दीगर तंजीमों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। काश्तकारों ने गंदम खरीदारी शुरू न करने और बारदाना की तकसीम में अपनों को नवाजने की पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, मगर फिर भी हम गंदम और दीगर ज़राई अजनास दरामद करते हैं। नौजवान तालीम याफ्ता हैं, मगर उनके पास तकनीकी महारतें नहीं हैं। इंडस्ट्री, हेल्थ और एजुकेशन में इनकलाब की ज़रूरत है। ऐसे ही मौज़ूआत पर शऊर और आगाही के लिए तरनौल इस्लामाबाद में मालियाती आगाही मेले का इनेकाद किया गया है। मजीद भी देखते हैं अरशद चाँद की इस रिपोर्ट में। ज़राई तरक्याती बैंक की जानिब से काश्तकारों को माली और तकनीकी मुआवनत के लिए मालियाती आगाही के नाम से मुनक्किदा मेले में माहिरीन ने काश्तकारों को मालूमात फराहम की। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर नौजवानान राना मशहूद ने कहा, हम यूथ को एम्पावर करने के लिए कोशा हैं। रुकन कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी का कहना था, दुख होता है कि हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद ज़राई अजनास दरामद करते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो इस मसले के ऊपर बड़ी दिलजमी से काम कर रहे हैं ताकि इन किसानों को फैसिलिटेट किया जा सके, इनके मसाइल को हल किया जा सके और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील का कहना था कि हुकूमत की तरजीह नौजवानों को इमदाद की बजाय महारत देकर खुद कफील बनाना है। तकरीब के मुकर्ररीन का कहना था कि ज़राअत के शोबे को जदीद तकनीकी तरीकों पर उस्तवार करके हम ज़राई खुद कफील बन सकते हैं। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अरशद चाँद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। बैरिस्टर गोहर ने कहा है, बानी PTI ने मुशावरत के बाद शेर अफजल मरवत के नाम की बतौर चेयरमैन PAC मंजूरी दी है। असम्बलियों से मुस्ताफी नहीं होंगे, पार्लियामेंट में रहकर मसाइल का हल ढूंढेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, हमारी किसी से कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI की तरह किसी ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ शफाफ हुआ। जेल इंतजामिया से तय पा गया है, हमारे 6 वकला की बानी PTI से मुलाकात हुआ करेगी। कि मैंडेट ज़रूर है, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। ये हमने कितनी मरतबा क्लियर कर लिया, मैंने कई मरतबा इसको बोला। एज वी स्पीक हमारी किसी भी, चाहे वो इदारा हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मुज़ाकरात जिसको आप लोग डायलॉग कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। PTI ने असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो ज़िमनी इलेक्शन करवा लेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दबंग ऐलान। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वक्त आएगा ये इस्तीफे का कहेंगे तो बड़े अपसेट होंगे। हकीकत तब आश्कार होगी। PTI वाले फौज से मुज़ाकरात की बात करके अपने लीडर की बातों की नफी कर रहे हैं। सियासी तारीख में बानी PTI और उसके हवारियों ने बहुत कलाबाजियां लगाई हैं। बानी PTI ने कुछ लोगों के जिम्मे काम लगाया हुआ है कि पाक फौज की लीडरशिप की किरदार कशी करते रहें और साथ बातचीत भी करना चाहते हैं। कभी गुलामी नामंजूर कहते हैं, कभी अमरीका के तरले करते हैं। ऐसे शख्स की जगह सियासत में नहीं है, बल्कि किसी दिमागी अमराज के अस्पताल में है। अपनी जो बातें जो इमरान खान ने की हुई हैं उसकी वो नफ़ी कर रहे हैं। पिछले साल जो भी उनकी तारीख़ है, सियासी तारीख़ है, उसमें इस किस्म की कलाबाजियाँ इमरान खान और उसके हवारियों ने बहुत लगाई हैं। कभी फ़ौज को गाली देते हैं, कभी फ़ौज की जो लीडरशिप है उसके मतलब बुरा भला, बल्कि उन्होंने ये असाइन किया हुआ है कुछ लोगों के ज़िम्मे ये कि वो किरदार कुशी लीडरशिप की करते हैं पाक फ़ौज की, और साथ बातचीत भी उनसे करना चाहते हैं। ऐसे शख्स का जो है वो जगह सियासत में नहीं है, बल्कि किसी दिमागी इमराज के अस्पताल में, या बहुत बड़ा 420 है कि वो सब सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन दुनिया को नज़र आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI हमेशा कहते हैं पाकिस्तान के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हैं। बानी PTI की मंजूरी के बाद ही हम बातचीत में आगे बढ़ेंगे। बातचीत का अमल शुरू होगा तो अपना पॉइंट रखूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई उसको माफ करता हूँ, कारकुनों के साथ जो जबर हुआ उसका अजाला किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन का मुतालबा करता हूँ। चाहता हूँ असम्बली के जरिए करारदाद आए, फिर 9 मई पर जुडिशल कमीशन बने। असम्बली के जरिए मुतालबा आएगा तो उसमें वजन होगा।
انہوں نے کہا نیب کا ادارہ کرپشن ختم کرنے کے لیے بنا تھا مگر وہ سہولتکاری کا کردار ادا کر رہا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی کی گئی، ہماری مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں بلکہ بانٹ دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے مزید کہا کہ میں اپنی جنگ لڑ رہا ہوں اور آخری حد تک لڑوں گا۔ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے 1.1 ارب ڈالر موصول ہو گئے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دوسرا جائزہ مکمل کر لیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1.1 ارب ڈالر کی رقم منظور کی ہے۔ گزشتہ روز آئی ایم ایف نے پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دی تھی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں گزشتہ روز پاکستان خصوصی طور پر شریک ہوا تھا۔ پاکستان نے 12 جولائی 2023 کو 3 ارب ڈالر کا اسٹینڈ بائی پروگرام حاصل کیا تھا۔ جولائی 2023 میں پی ڈی ایم دور حکومت میں 1.2 ارب ڈالر موصول ہوئے تھے۔ جنوری 2024 میں نگراں حکومت کے دور میں 70 کروڑ ڈالر موصول ہوئے۔ پاکستان کو اسٹینڈ بائی قرض پروگرام میں 1.9 ارب ڈالر موصول ہو چکے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ کہتے ہیں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں کثیر الجہتی شعبوں میں باہمی تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے بعد سعودی عرب کے دورے کے اختتام پر بیان میں کہا، آئندہ چند دنوں میں سعودی عرب کی کاروباری شخصیات کا وفد پاکستان آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک میں معاشی شراکت داری کی رفتار مزید تیز ہوگی۔ ان کا کہنا تھا دنیا کو پرامن بنانا ہے تو غزہ میں مستقل امن قائم کرنا ہوگا۔ لیگی سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور مقرر کر دیے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے رانا ثناءاللہ کی وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور رانا ثناءاللہ خان کو وفاقی وزیر کا درجہ حاصل ہوگا۔ صدر مملکت نے رانا ثناءاللہ کی تعیناتی کی منظوری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دی۔ عدالت کو دیکھنا ہے کہ سائفر کی کاپی واپس کیوں نہیں کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ کہا، بتائیں وزیر اعظم کو کاپی دینے کی بھی کوئی ثبوت موجود ہے؟ جس پر پروسیکیوٹر ایف آئی اے شمون کیسر نے بیان میں بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کاپی وصول کرنے کے دستخط موجود ہیں۔ مزید بھی جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اپیلوں پر سماعت کی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ساجد محمود نے ذاتی حیثیت میں وزیر اعظم ہاؤس کو سائفر کاپی دی، جبکہ اعظم خان نے اس چیز کو قبول کیا کہ ان کو کاپی دی گئی۔ اعظم خان نے کاپی وزیر اعظم کو دی اور وہ اس کے بعد واپس نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم نے سائفر کی کاپی اپنے پاس رکھ لی اور بعد میں کہا کہ گم ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کو کاپی دینے کے بعد بھی کوئی ثبوت موجود ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بولے کہ ساجد محمود کہہ رہا ہے کہ سائفر اعظم خان کو دیا اور اعظم خان کہہ رہا ہے کہ مجھے اسٹاف نے دیا ہے، جس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ شمون کیسر نے بیان ریکارڈ کرایا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کاپی وصول کرنے کے دستخط موجود ہیں۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا اعظم خان کی گمشدگی کی ایف آئی آر ہوئی تھی، اس کا کوئی اسٹیٹس ہے؟ جس شکایت پر ایف آئی آر درج ہوئی تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ لازمی بنانا ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے 27 مارچ 2022 کے جلسے کی بانی پی ٹی آئی کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ عدالت کے سامنے پڑھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ سیاستدانوں کے کہنے پر کون یقین کرتا ہے۔ چیف جسٹس بولے کہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ وزیر اعظم کے پاس آتا ہے، یہاں تک تو درست ہے، اب اس کی واپسی اور گم ہونے کا معاملہ رہتا ہے، اس پر دیکھنا ہے۔ عدالت کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ کاپی واپس کیوں نہیں کی گئی۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی۔ ایل این جی نیب ریفرنس میں بڑی پیش رفت۔ قومی احتساب بیورو نے 5 سال بعد ایل این جی ریفرنس واپس لے لیا۔ نیب نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سمیت تمام ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب کی جانب سے ریفرنس واپس لینے پر تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے اسلام آباد سے جمشید قادر رپورٹ کریں گے۔ نیب نے ایل این جی ریفرنس واپس لے لیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور عبداللہ خاقان سمیت تمام ملزمان بری کر دیے گئے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ایل این جی ریفرنس کی سماعت کی۔ دوران سماعت شاہد خاقان عباسی اپنے وکلاء کے ہمراہ
عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب پروسیکیوٹر اظہر مقبول کی جانب سے ریفرنس واپس لے جانے کی درخواست عدالت میں دائر کی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ نیب شاہد خاقان عباسی کے خلاف ریفرنس واپس لے رہا ہے۔ عدالت نے نیب کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی۔ نیب نے LNG ریفرنس میں 18 جولائی 2019 کو شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا اور جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ 11 اکتوبر 2019 تک جسمانی ریمانڈ پر رہنے کے بعد جوڈیشل کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 فروری 2020 کو سابق وزیراعظم کی ضمانت منظور کی۔ سابق وزیراعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس میں قومی خزانے کو 21 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ دوران عدت نے کہا کہ اس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ مقامی عدالت نے خاور مانیکا کی عدالت پر عدم اعتماد اور کیس ٹرانسفر کی درخواست مسترد کر دی۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے ریمارکس میں کہا آئندہ سماعت پر خاور مانیکا کے وکیل نے دلائل نہ دیے تو اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ شکایت کنندہ خاور مانیکا نے سیشن جج شاہ رخ ارجمند پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے استدعا کی کہ کیس کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے۔ جج شاہ رخ ارجمند نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ عدالت کسی کی ہمدردی میں چلی گئی ہے؟ آپ نے اور میں نے قبر میں جانا ہے، میری حد تک کیا مسئلہ ہے بتا دیں۔ خاور مانیکا نے کہا کہ پورے خاندان میں مشہور ہے کہ جج صاحب ملزمان کو بری کر دیں گے۔ PTI وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ایک جملے پر کیس ٹرانسفر کرنے کا کہنا توہین عدالت میں آتا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے عدم اعتماد کی درخواست پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ PTI وکلا اور خاور مانیکا کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں خاور مانیکا کی عدالت پر عدم اعتماد کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت 8 مئی تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو گرفتار کرنے پر توہین عدالت کیس میں سابق IG اسلام آباد کو پیش ہونے کے لیے آخری مہلت دے دی۔ عدالت کے ریمارکس دیے کہ IG کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ جسٹس سلطان تنویر احمد کیسرہ الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم کے باوجود سابق IG اسلام آباد اکبر ناصر پیش نہ ہوئے، جس پر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ IG اس معاملے کو ایزی لے رہے ہیں، انہیں اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ پرویز الہی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ کیا IG خود کو عدالت سے بھی طاقتور سمجھتا ہے؟ سرکاری وکیل نے بتایا کہ اب IG اسلام آباد اکبر ناصر خان تبدیل ہو چکا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر وہ تبدیل بھی ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کیس سے بری و ذمہ ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ہائی کورٹ نے چوہدری پرویز الہی کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے پولیس افسران کو سابق وزیر اعلیٰ کو بحفاظت گھر پہنچانے کی ہدایت کی۔ عدالتی حکم کے باوجود اسلام آباد پولیس نے چوہدری پرویز الہی کو گرفتار کر کے عدالت کی توہین کی، لہٰذا ذمہ داروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو جاری نوٹس پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا۔ نوٹس کے خلاف درخواست کی سماعت جسٹس SM عتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ درخواست گزار نے 2024 کے گوشہ بارے میں اثاثہ جات کی وضاحت دی ہے۔ ریٹرننگ افسر نے بھی کاغذات نامزدگی کے سکروٹنی کے وقت اثاثہ جات کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی تھی، لہٰذا عدالت اس نوٹس کو معطل کرے۔ عدالت نے اگلی سماعت تک الیکشن کمیشن کا نوٹس معطل کر دیا اور سماعت 22 مئی تک ملتوی کر دی۔ سالانہ گوشواروں میں غلط بیانی، درخواست گزار نے علی امین گنڈاپور کی نااہلی کی درخواست واپس لے لی۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے کیس کی سماعت کی۔ DG پولیٹیکل فائنانس مسعود اختر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ علی امین گنڈاپور کے وکیل بھی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کفیل احمد نے علی امین گنڈاپور کی نااہلی کی درخواست واپس لے لی، جس پر الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے خلاف کفیل احمد کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے خلاف کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ بانی PTI سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے۔ بشرا بی بی ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی PTI اور بشرا بی بی کی 2 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی۔ توشہ خانہ ریفرنس سائفر کیس میں سنائی گئی سزاؤں کی اپیلوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ تحریک انصاف اور JUI میں دوریاں کم ہونے لگیں۔ تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان سے فوری رابطے کا فیصلہ کر لیا۔
تحریک انصاف ذرائع کے مطابق احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو باقاعدہ دعوت دی جائے گی۔ مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اسد قیصر کی پارٹی ارکان سے رات گئے اہم مشاورت کے بعد گرینڈ الائنس میں شامل جماعتوں کے سربراہان سے بھی رابطے تیز کر دیے گئے۔ اسد قیصر نے پارٹی کی سینئر قیادت سے مشاورت مکمل کر لی۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی کوئی ساکھ نہیں، حکومت فارم 47 پر کھڑی ہے۔ میرا خیال ہے مولانا صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ حکومت ہٹے گی۔ اگر پی ٹی آئی اور مولانا اکٹھے ہو گئے تو یہ حکومت 3 سے 4 ماہ چلے گی۔ پی ٹی آئی کو مولانا صاحب سمیت سب سے بات کرنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں تلخیاں کم ہوں۔ پی ٹی آئی چھوڑی نہیں، چھوڑ کر جانے والے واپس جاتے ہیں۔ ہماری باری آئے گی تو ہم اپنی کہانی سنائیں گے۔ ہم تو گئے ہی نہیں گئے، وہ باقی یہ ہے کہ ایکٹیو آپ کے سامنے حالات ہیں۔ ہم تو ایک اور یہ جو سارے لوگ یہاں پہ ابھی کھڑے ہیں نا، یہ 9 مئی کے سارے جو ہمارے یہ لوگ ہیں جو جن کو ان کیسز میں ڈالا گیا ہے، ہماری ابھی کہانی تو آئی نہیں نا۔ ابھی تو صرف ان لوگوں کی کہانی آ رہی ہے جن کو کہانی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ یہ حکومت کی لیجٹیمیسی نہیں ہے، حکومت تو فارم 47 پہ کھڑی ہے۔ کل مولانا فضل الرحمان کی جو تقریر ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ کر لیا یہ حکومت ہٹے گی اور پی ٹی آئی اور فضل الرحمان کسی موقع کے اوپر اکٹھے ہو گئے تو یہ حکومت 2 سے 3 مہینے سے زیادہ نہیں چلا۔ ایک طرف پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف یہی ہوا ہے، دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو خیبر پختونخوا تو 100% خلاف ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے 9 مئی کے بعد پارٹی کو چھوڑنے والوں کی واپسی کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بعد ہوگا۔ پارٹی ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں فواد چودھری ابھی پارٹی میں نہیں، وہ چھوڑ چکے۔ ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کر رہے، ہم ڈیل کرنے کے لیے واپس عوام کے پاس جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا میں 9 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، پارٹی فیصلہ کرے گی مولانا فضل الرحمان سے چلنا ہے یا نہیں۔ وہ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج فیصلہ ہوا ہے، آج کیونکہ یہ ہائپ بنی ہوئی تھی اس لیے آج گور صاحب گئے ہیں، چیئرمین صاحب گئے ہیں اور انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ان ڈیٹیل یہ پوائنٹ ڈسکس کیا ہے۔ سو ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی فور دا ٹائم بینگ ٹل سچ ٹائم خان صاحب کمز آؤٹ، یہ معاملہ جو ہے اس کو دفن خان صاحب واپس آئیں گے، باہر آئیں گے، سب ہماری پرائیورٹی ہے کہ خان صاحب بشمول فواد چودھری صاحب بھی، بشمول ایوری بڈی۔ وہ ان کی کہانی ہے۔ یہ تو ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ تو کینڈیڈیٹ بھی رہی ہوئی ہیں، آئی پی پی کے ان کی ٹکٹ کی رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے تو فوج کے پوسٹر لگا کے اس کے سپورٹو بیانات بھی دیے ہوئے سارا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور، شبلی فراز اور عمر ایوب کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی تھی تو فوج پر حملہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پی ٹی آئی نے بیانیہ بنا کر قوم کا وقت ہی ضائع کیا۔ جو شخص ارادی طور پر ملٹری تنصیبات پر حملہ کرے اس کے خلاف کیس انسداد دہشت گردی عدالت میں چلنا چاہیے۔ کس چیز کی بات کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے، یہ تو میں خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ میں نے آج تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی ایک سٹیٹمنٹ اخبار میں دیکھی ہے کہ انہوں نے شبلی فراز، علی امین اور عمر ایوب کو مینڈیٹ کیا ہے کہ وہ بات چیت کریں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ نو اے، اگر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی تھی تو پھر 9 مئی کرنے کی ضرورت کیا تھی، پھر فوج پر حملہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ شیخ رشید نے کہا ہے کہ میرا بانی سمیت کسی پی ٹی آئی رہنما سے رابطہ نہیں، مذاکرات کے حوالے سے وہی بات کریں گے جن کو نامزد کیا گیا ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم آئین پاکستان میں نہیں، جاتی عمرہ کے آئین میں ہو سکتا ہے۔ اقتصادی اور معاشی طور پر 2 ماہ بڑے اہم ہیں، سیاست اپنا رنگ دکھائے گی، حالات خراب سے خراب تر ہیں، حکومت کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پہلے صنعت کار، دکاندار اور اب کاشتکار بھی رو رہا ہے۔ یہ ان کے اپنے گھر کا آئین ہے، جاتی عمرے کا آئین ہے۔ یہ جاتی عمرہ کے آئین میں، پاکستان کے آئین میں ڈپٹی پرائم منسٹر کی کوئی پوسٹ نہیں۔ میں دیکھیں نا، سر جی میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جاتی عمرہ کے آئین میں کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کی پوسٹ ہوگی، پاکستان کے آئین میں کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کی پوسٹ نہیں ہوگی۔ اپنے محلوں کو مطمئن نہیں کر سک رہے، یہ حکومت کیا لوگوں کو مطمئن کرے گی؟ سو اکنامیکلی، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر یہ 2 مہینے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کل سے شروع ہو رہے ہیں، اور اس میں سیاست جو ہے وہ اپنا رنگ دکھائے گی۔ وہ کس طرف دکھاتی ہے یہ اللہ میرے کو معلوم ہے۔
पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ अगर अब भी पार्लियामेंट छोड़ रही है तो कुछ नहीं होगा। जब बानी पीटीआई ने धरना दिया तब भी हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। मुल्क मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरअमन एहतजाज सियासी जमातों का हक है, मगर आवाम को तकलीफ होगी। 5 ट्रिलियन फंसे हुए हैं, ये मामला मैंने उठाया था। वजीर आजम को मामला समझना चाहिए। पंजाब और सिंध के किसानों के साथ जुल्म हो रहा है। पहले भी 2014 में जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्ट में उनको कोई फायदा नहीं हुआ। अब भी अगर ये पार्लियामेंट छोड़ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उतने बड़े धरने के बाद भी उन लोगों को 5 साल हुकूमत ने पूरे किए। जब धरना दिया था तब भी हुकूमत ने 5 साल अपने पूरे किए। धरनों से एहतियात से कोई हुकूमत नहीं जाती, कोई कानून है। असल में प्रॉब्लम कहाँ आता है, जो प्राइम मिनिस्टर को समझना चाहिए, सीरियसली समझना चाहिए। शीरी मजारी कहती हैं कि हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। शरीफ और जरदारी खानदान दोनों बादशाहत चाहते हैं। पीटीआई में वापसी से मुतल्लिक अभी कुछ नहीं कह सकती। फिलहाल सियासत छोड़ दी है। हर रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केसेस भुगतने आते हैं। लगता है सिर्फ पीटीआई वाले दहशतगर्द हैं। वो बादशाहत चाह रहे हैं शरीफ खानदान पाकिस्तान की, लेकिन जरदारी भी बादशाहत चाह रहे हैं, तो आपस में फैसला कर लें। कोई कारकर्दगी मतलब होगी तो बात करेंगे ना, है कोई कारकर्दगी। अली बुखारी ने कहा, इस्लामाबाद के तीनों हलकों पर अदालत ने एतराज़ात दूर कर दिए। जुमेरात को दोबारा समात होगी। इलेक्शन को 2 माह गुजर चुके हैं। फॉर्म 47 MNA बैठे हुए बेनिकाब वो पहले हो चुके, अब बहुत जल्द वापस जाएंगे। इनको अदालत के जरिए असम्बलियों से घसीटकर वापस निकाला जाएगा। लोगों को बहुत जल्द उनका हक मिलेगा। लूटा हुआ मैंडेट वापस होगा। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों की पिटीशन थी, NA 47 और 48 फिक्स हुई थी। 2 महीने से ज़्यादा इलेक्शंस को गुजरे हुए हो गए हैं और जाली और फॉर्म 47 के MNAs झूठे हलफ उठा के बैठे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो बेनकाब तो हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ से वापस भी थ्रू आउट होंगे। इंशाल्लाह वो असेंबली से बाहर उनको घसीट के निकाला जाएगा बजरिया अदालत। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने सिंध ट्रेन मार्च का दौरा मुकम्मल करने के हवाले से कहा है कि मैं सिंध के अवाम का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने सिंध ट्रेन मार्च का वेलकम किया, जिन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अपना हिस्सा डाला। पीटीआई सिंध ट्रेन मार्च में अवाम का जज्बा काबिले दीद रहा। सिंध के अवाम चाहते हैं मैंडेट चोरी की हुकूमतें खत्म हो और सिंध में ठप्पा गर्दी का खात्मा हो। हलीम आदिल शेख ने कहा कि ट्रेन मार्च और दौरे पर सिंध के अवाम में तब्दीली नजर आई है। फैसला साज भी देख लें, सिंध के अवाम भी तब्दीली चाहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध के अवाम का कि जिस अंदाज से उन्होंने हमारे ट्रेन मार्च को, जो कि रिलीज इमरान खान ट्रेन मार्च था, उसको उन्होंने वेलकम किया। सिंध का अवाम भी हमारे स्टोलन मैंडेट की बहाली चाहता है और सिंध का अवाम भी चाहता है कि ये मैंडेट चोरों की हुकूमतें हैं वो ख़त्म हो और सिंध से भी जो ज़बरदस्ती के ठप्पे गिरदी की हुकूमत है उसका खात्मा हो। तो मैं समझ सकता हूँ कि इस ट्रेन मार्च के दौरान और इस विजिट के दौरान मुझे भी सिंध के अवाम में बड़ी तब्दीली नजर आई है। उनकी आंखों में जोश, जुनून, गुस्सा नजर आया है। तो फैसला साज देख लें, अवाम की आंखों में देख लें, नौजवानों की आंखों में झांक लें। लाहौर हाई कोर्ट में PP 161 में दोबारा गिनती कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दोबारा गिनती के नोटिस को कालादम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने फरोख जावेद मून की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट अली जाफरी अदालत में पेश हुए। मुस्लिम लीग नून के नाकाम उम्मीदवार उमर सुहेल जिया बट ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी। पंजाब काबीना ने मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी दी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और दीगर मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दे सकते। मरियम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। मुफ्त कैंसर अद्वियात प्रोजेक्ट में मजीद मरीज शामिल करने पर इत्तेफाक किया गया। वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। फराहमी और नकासी ऐप के मंसूबे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इजाजत से मशरूत। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को नवाज शरीफ IT सिटी के कयाम के लिए 10 अरब सीड मनी देने पर इत्तेफाक। दफा 144 के निफाज के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को तफवीज करने की मंजूरी। लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स की कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर भर्ती की भी मंजूरी। मरी के नवाही गांव परीना में लैंडस्लाइडिंग से मुतासिरा अफराद की माली इमदाद के लिए
फंड्स की मंजूरी। 10 लाख रुपए फी घर मिलेंगे। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए गंदुम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा, मेरी नीयत है अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योनिका ने मुलाकात की है। मुलाकात में यूरोपीय यूनियन के इश्तराक से सिंध में गुर्बत, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और समेत जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सैलाब से 20,000 स्कूल बुरी तरह मुतासिर हुए। अब स्कूलों की इमारतों की बहाली सिंध हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। मुराद अली शाह ने कहा, हम चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन सिंध में स्कूलों की इमारतों की तामीर नौ में मदद करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबात में गरीबों को सोलर एनर्जी देने का वादा किया था। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि देही इलाकों में सोलर एनर्जी से घरों को रोशन किया जाए। मुराद अली शाह ने कहा कि यूरोपीय यूनियन घरों को सोलराइजेशन के लिए सिंध हुकूमत की मदद करे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जिसने बंदूक उठाई उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बलोचिस्तान एपिक्स कमेटी के 16वें इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई सिर्फ फौज और सुरमचारों के दरमियान नहीं बल्कि ये जंग हम सबकी है और दहशतगर्दों के खिलाफ है। बलोचिस्तान एपिक्स कमेटी के 16वें इजलास में कमेटी ने सूबे में अमन व अमान की बेहतरी, स्मगलिंग के खात्मे और गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी समेत दीगर मामलात पर अहम फैसले किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सखर में नादरा ऑफिस का दौरा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिंध हुकूमत जब चाहेगी कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज इस्तेमाल करेंगे। कश्मोर, घोटकी और शिकारपुर में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सदर मुमलिकत ने भी सिंध के बाज़ अजला में बदअमनी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सूबे में बदअमनी के हवाले से सूरत हाल का जायजा लेने आया हूँ। वज़ीर आला सिंध से मीटिंग होगी। वज़ीर दाखिला ने नादरा ऑफिस सखर को शहर के अंदर मुंतकिल करने का ऐलान भी किया। कराची की सिचुएशन है, उसके ऊपर हम मीटिंग करने जा रहे हैं। वो खुद प्रिजाइड करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके वो मीटिंग करेगी। तो उसमें जो कच्चे के सोल्यूशन हैं और जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हम बैठ के एड्रेस करेंगे। हम सिंध से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, जो उनको असिस्टेंस चाहिए होगी इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। आपके शहर में यहाँ 3 कंसर्न थे। एक आपका जो कच्चे का इलाका जो उसको एड्रेस करना है, चेयरमैन साहब ने सारा ब्रीफ किया है और बाकी लोगों ने भी, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। उसके बाद आपका पासपोर्ट ऑफिस 2007 से ज़ेर तामीर है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको 6 महीने में वो तामीर करके देंगे। ये नादरा का ऑफिस शहर से बाहर है तो लोगों को मसला है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी का न्यूटेक का दौरा। मयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के किरदार की तारीफ की। यूनिवर्सिटी आमद पर रेक्टर न्यूटेक मुअज़्ज़म एजाज ने वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल किया। रजिस्ट्रार न्यूटेक अदनान कासिम ने यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस और आने वाले कराची कैंपस बारे जामे ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ने न्यूटेक लैब्स और स्किल्स डिपार्टमेंट का दौरा किया, जहां उन्हें तलबा को दी जाने वाली अमली महारतों का मुशाहिदा करने का मौका मिला। वफाकी वज़ीर ने हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारी में न्यूटेक के किरदार को सराहा। रेक्टर न्यूटेक ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को यादगारी शील्ड और सुवेनियर पेश किया। सड़कों पर बढ़ते हुए हादसात के बायस चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर की तरफ से माल रोड पर हेलमेट आगाही सेफ्टी वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक का मकसद शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही देना था। वॉक में तलबा, सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद भी जानते हैं नादिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। वीडियो लाहौर की जानिब से शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के हवाले से हेलमेट के इस्तेमाल बारे आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक के मौके पर बच्चों ने गुफ्तगू करते हुए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद समेत हेलमेट के इस्तेमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। बच्चों ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि वन व्हीलिंग जानलेवा खेल है, दूसरे भी इससे दूर रहें, हम भी इससे दूर रहेंगे। वॉक के मौके पर सीटीओ लाहौर ने कहा, जिंदगी इंतहाई कीमती है। जब आप घर से निकलते हैं तो पूरा घर आपकी वापसी का मुंतजर होता है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथों में है, मगर हेलमेट ना पहनना और साइड मिरर का इस्तेमाल ना करना किसी खुदकुशी से कम नहीं। सीटीओ लाहौर और ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने वॉक में शरीक बच्चों में हेलमेट भी तकसीम किए। हेलमेट के इस्तेमाल बारे आगाही वॉक का मकसद ये भी था कि हेलमेट पहनकर किसी हादसे की सूरत में सर पर चोट लगने के इम्कानात को कम किया जाए। इस हवाले से पहले भी माल रोड पर बगैर हेलमेट सफर पर पाबंदी लगाई गई है।
اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 9 مئی مقدمات میں اسد عمر کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شبیر بھٹی نے تھانہ ترنول میں درج 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کی۔ اسد عمر اور پی ٹی آئی وکلا پیش ہوئے۔ آمنہ علی ایڈوکیٹ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر قیادت کے خلاف کوئی ثبوت یا چالان میں ایما کا الزام موجود نہیں۔ اسد عمر کی حد تک درخواست بریت پر دلائل ہو چکے۔ جج شبیر بھٹی نے ریمارکس دیے کہ اسد عمر کی حد تک بریت کی درخواست پر آرڈر کروں گا۔ پی ٹی آئی وکیل سردار مصروف نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی استدعا کی تو جج نے پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست دائر ہوئی ہے۔ وکیل نے کہا کہ بریت کی درخواست دائر نہیں ہوئی، پروڈکشن کی درخواستیں دائر ہوئی۔ عدالت نے اسد عمر کی درخواست بریت پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بشرا بی بی کے وکیل کی آج پھر عدم حاضری پر اظہار برہمی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وکلا کی استدعا پر ریمارکس دیے۔ آخری بار موقع دے رہا ہوں، آئندہ سماعت پر لازمی پیش ہو کر دلائل دیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی۔ بشرا بی بی کے وکیل آج بھی پیش نہ ہوئے۔ جسٹس گل حسن نے کہا کہ پھر کہہ رہا ہوں، دونوں اطراف عدالت کے ساتھ سیاست کھیل رہی ہیں۔ اسٹیٹ کونسل بولے دونوں فریقین کی استدعا ہے کہ مزید کچھ دن کا وقت دے دیا جائے۔ ہماری بات چیت چل رہی ہے، امید ہے جلد ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا حیرانی سے استفسار، ایگریمنٹ؟ اسٹیٹ کونسل نے بتایا ہمارا 2 طرفہ ارینجمنٹ ہو رہا ہے، ابھی حتمی نہیں، اس لیے نکات ابھی نہیں بتا سکتا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا یہ عدالت اس کیس کے زیر التوا ہونے سے متعلق بہت فکر مند ہے۔ ریمارکس دیے یہ ریٹ فائل کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں ریلیف ملنے لگا ہے تو پھر کھیل شروع کر دیتے ہیں۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں ترسیلات زر، برآمدات اور مالی ذخائر میں اضافہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق رواں مالی سال کے 9 ماہ میں ترسیلات زر، برآمدات اور مالی ذخائر میں اضافہ ہوا، جبکہ ایف بی آر محصولات، نان ٹیکس آمدنی اور مالی خسارے میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق زرعی قرضوں، سٹاک ایکسچینج انڈیکس سمیت پالیسی ریٹ میں اضافہ ہوا۔ درآمدات، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے، غیر ملکی سرمایہ کاری اور ترقیاتی اخراجات میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں ترسیلات زر 21 ارب ڈالر کی رہیں۔ کھیلوں کے میدان سے بات کریں، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ہائی پرفارمنس سینٹر کا دورہ، رہائشی کمروں سمیت دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی نے کرکٹ اکیڈمی کا بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ ایک نیا کرکٹ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں، ڈریسنگ رومز بھی بہت جلد تعمیر کر دیے جائیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہر لمحے کام کر رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے ساتھ ہر ٹیم کھیلے گی۔ آئی سی سی وفد مطمئن ہو کر واپس گیا ہے۔ آئی سی سی کے پچ کنسلٹنٹ پاکستان پہنچ چکے ہیں، جو مختلف شہروں کا دورہ کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیشنل بینک اسٹیڈیم دنیا کا بہترین اسٹیڈیم ثابت ہوگا۔ پی سی بی کی زمین پر جلد 5 سٹار ہوٹل کی تعمیر کی خوشخبری ملے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔